एसपी साहब श्री सुभाष चंद्र जी, पुलिस संगठन के अध्यक्ष शमशेर माजरा जी, इस आज के दिवस के आयोजक यमुनानगर यूनिट के प्रधान ईश्वर दत्त जी, यहाँ उपस्थित अलग अलग जिलों से आए हुए संगठन के सभी प्रधान और पदाधिकारीगण, और मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया अलग अलग जिलों में या काम नहीं भी किया, पुलिस से जुड़े रहे, मेरे सभी साथी रिटायर्ड पुलिस कर्मचारीगण और अधिकारीगण, मुझे बहुत खुशी है कि आज दोबारा फिर मुझे अपने उन साथियों के साथ मिलने का मौका मिला है जिनके साथ मैंने सर्विस में रहते हुए अच्छे बुरे सभी प्रकार के दिन गुजारे हैं। पुलिस की नौकरी कोई साधारण नौकरी नहीं है, कांटों का ताज होती है और बड़े उतार चढ़ाव इस नौकरी में आते हैं। बड़े तनाव से पुलिस के कर्मचारीगण जो सेवा में होते हैं गुजरते हैं, और एक दिन आता है कि हम सभी सेवानिवृत्त होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। आज आप सभी सेवानिवृत्त हैं, मैं भी आप ही की तरह सेवानिवृत्त हूँ, और हमारी हिंदू माइथोलॉजी में अगर इसे कहें, या हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले या हिंदुस्तानी धर्म में आस्था रखने वाले अगर मैं उनकी बात करूं, तो इसे वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम के बाद 60 साल की उम्र के बाद इसे वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। 60 साल से 74 साल तक की उम्र, और 74 साल के बाद संन्यास शुरू हो जाता है। ऐसी हमारी मान्यता है, आस्था है, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया, और उसका एक पर्पस होता था। क्या उस अवस्था में आपका पर्पस है, उद्देश्य है, जीवन को किस तरीके से संचालित करना है, ये बातें हमें हर एक आश्रम में, चाहे वो गृहस्थ आश्रम था, वानप्रस्थ आश्रम था, संन्यास था, उसमें सीखने को मिलती है। भगवान राम ने जब रावण को युद्ध में पछाड़ दिया और रावण युद्ध भूमि में गंभीर रूप से घायल होकर पड़ा हुआ था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा और कहा कि रावण से बड़ा ज्ञानी इस ब्रह्मांड में नहीं है। वो बहुत बड़ा संगीतज्ञ है, वीणा का बहुत अच्छा बजाने वाला है, बहुत अच्छा गायक है, उसे चारों वेद कंठस्थ हैं, उससे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में नहीं है। जाओ उसके पास और उससे कुछ ज्ञान की बात लेके आओ। उसमें से बहुत सारी बातें रावण और लक्ष्मण के संवाद में, जो ओरिजिनल रामायण है उसमें तो नहीं मिलती, लेकिन कहीं रामायण के में इनका जिक्र है। मैं उनमें से जो हमारे ऊपर लागू होती है, वानप्रस्थियों के ऊपर लागू होती है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। रावण ने लक्ष्मण को बताया कि मनुष्य का जीवन उल्लास पर्व है, यानी अगर आप हंसते खेलते उल्लासपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो वही जीवन है। और उसने ये भी बताया कि मृत्यु हताशा और निराशा का प्रतीक है। जब आदमी को हताशा और निराशा घेर लेती है तो समझ लो वो मृत्यु की तरफ अग्रसर होना शुरू हो गया। रावण ने लक्ष्मण को बताया कि तुम अभी जवान हो, जीवन में उल्लास के बहाने ढूंढना, जीवन में मौके ढूंढना, अवसर ढूंढना कि आप किस प्रकार अपने जीवन के उल्लास को बरकरार रख सकें। ये रावण ने लक्ष्मण को बताया। मैंने क्यों कहा कि ये हमारे लिए रिलेवेंट हो जाता है, इसलिए कि जब हम रिटायर होते हैं 60 साल की उम्र या 58 साल की उम्र के बाद, तो हमारे सामने एक बिल्कुल वैक्यूम सा नजर आता है। कल तक हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, 24 घंटे बिजी थे। इसको रहने दे बेटे, आवाज़ करेगा, क्या आवाज़ करेगा, रहने दो। एकदम से हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं।
सुबह से शाम तक की दिनचर्या बिल्कुल समाप्त सी ही हो जाती है, और तब जब मनुष्य के पास काम करने के लिए नहीं होता है, हताशा और निराशा उसको घेरना शुरू कर देती है। वही वो समय है जब रावण के लक्ष्मण के संवाद के बीच में से जो मूल मंत्र निकला था कि हमें उस समय में उल्लास के बहाने ढूंढने चाहिए, अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करने के बहाने ढूंढने चाहिए, अपने आप के जीवन में खुशी ढूंढनी चाहिए। अगर अपने जीवन में खुशी नहीं है, दूसरों के जीवन में खुशी ढूंढनी चाहिए, दूसरों की खुशी में गमी में शामिल होके उसमें से अपने उल्लास पर्व को ढूंढना चाहिए। यही वानप्रस्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मैं और कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ अपने और मेरे जो आचरण होने चाहिए इस अवस्था में, सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। मैं उन्हीं में से कुछ बातों का जिक्र करना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन की इस पड़ाव में अपनी भूमिका को ढूंढना है। आप सभी ज़्यादातर मेरे से उम्र में बड़े ही होंगे, मेरे से बेहतर जानते हैं, ज़िंदगी को मेरे से बेहतर जानते हैं। मैंने तो सरकारी दफ्तरों में बैठ के अपना जीवन व्यतीत कर लिया, आप लोग तो समाज में घूमते रहे, समाज से आपका इंटरेक्शन होता रहा, आपका सामाजिक ज्ञान मेरे से बेहतर हो सकता है, लेकिन जीवन का कुछ मूल मंत्र जो मैं समझ पाया हूँ, मैं उससे आपको रूबरू कराना चाहूँगा। हमारा रोल इस वानप्रस्थी समय में एडवाइजरी रोल हो जाता है, सिर्फ एक सलाहकार की भूमिका में आ जाते हैं, चाहे वो परिवार हो चाहे वो समाज। और हमें जो गृहस्थ आश्रम में जो एक हमारे अंदर जिद होती है या एक हमारे अंदर मादा होता है कि हम हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में करके चलते हैं, बच्चों को, परिवार को और समाज को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वानप्रस्थी होने के बाद हमें उस जिद को छोड़ देना चाहिए। हमारा रोल सलाहकार का हो जाना चाहिए और समाज में शांति बनाए रखने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। अभी शमशेर सिंह जी बता रहे थे कि हम कई मीटिंगों में जाते हैं और लोगों के फैसले कराते हैं, समाज में किस प्रकार से शांति बनी रहे उस तरफ हमारी सोच को आगे बढ़ना चाहिए। हमें एक जज की भूमिका में भी होना चाहिए, क्योंकि हमने जो हमारा गृहस्थ जीवन था वो पीछे छोड़ दिया। हमारी वो उम्र नहीं रही कि हम काम, अर्थ, मोक्ष इनकी बातें करें। हमारा जीवन में इस समय से वो समय शुरू हो जाता है जब हमें समाज की भलाई, मानवता की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। और उसमें एक जज की भूमिका क्या होती है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हमारे अंदर इतनी क्षमता होना चाहिए कि अगर मेरा बेटा भी गलती कर रहा है, मेरे परिवार का आदमी भी गलती कर रहा है, तो मैं उसको बताऊं कि नहीं बेटा तुम गलत हो, तो दूसरा सही है। वो एक जज की भूमिका होती है। तभी आप समाज में शांति बनाए रख सकते हैं, परिवार में शांति बनाए रख सकते हैं, अपनी अगली पीढ़ियों को अगले रास्ते पे ले जा सकते हैं। आपकी भूमिका जो नौजवान हैं, जो नौजवान होने की भूमिका में है, उनके टीचर की होनी चाहिए, क्योंकि आपने ज़िंदगी को देखा है किस तरीके से पथभ्रष्ट हो जाता है बच्चा, किस तरीके से गलत रास्ते पे निकल पड़ता है। आपको हर एक चीज़ का आभास है। तो आपको उस पीढ़ी को जो युवा होने जा रही है उसके टीचर के रूप में, चाहे वो मेरा बच्चा है, चाहे वो मेरे भाई का बच्चा है, मेरे परिवार का बच्चा है, मेरे रिश्तेदार का बच्चा है या पड़ोसी का भी बच्चा है, उसके एक टीचर की भूमिका में जितना हो सके उसको सलाह, अगर वो पूछता है, आपको अवसर मिलता है, देनी चाहिए। एंड एडवाइज़र टू द मिडिल एज्ड, जो मध्यम उम्र के लोग हैं, 30 से लेके 50 साल या 60 साल तक की उम्र के लोग भी हैं, उनके लिए आपकी भूमिका सलाहकार की होनी चाहिए, क्योंकि उनको जीवन का पता नहीं है। उनके सामने जीवन खुल रहा है धीरे धीरे, आपके सामने वो जीवन खुल चुका है। और जीवन में एक अवस्था ऐसी जरूर आती है जिसको मिड एज क्राइसिस बोलते हैं या मिड एज सिंड्रोम बोलते हैं, जब आदमी को ये लगना शुरू हो जाता है कि तेरा जीवन निरर्थक है। उसको कई प्रकार की निराशाएं, चाहे वो बच्चे को लेके है, चाहे वो परिवार को लेके है या किसी और चीज़ को लेके है, घेरना शुरू कर देती है। और उस प्रकार के लोगों को अगर सही समय पे सही जानकारी ना मिले, सही सलाह ना मिले, तो कई दफ़े पथभ्रष्ट हो जाते हैं। वो भूमिका आप निभा सकते हैं, आपके अड़ोस में, पड़ोस में,
परिवार में, समाज में अगर आपको कोई दिखता है कि किसी आदमी को ज़रूरत है आपकी सलाह की, उसको आपकी सलाहकार की भूमिका में आ जाना चाहिए। ये एक वानप्रस्थी के लिए धर्म है। लेकिन क्या आप अपनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। इंसान जो है वो एक इंसान है, अदरवाइज उसको भगवान कहते हैं अगर वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़ देता है। इंसान इंसान है, उसके अपनी परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं, उसकी अपने समाज के प्रति भी जिम्मेदारियां होती है। उसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए, मैं थोड़ा सा उसका जिक्र करना चाहूँगा। मैं ये आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। और 35 साल की पुलिस की नौकरी में जो अलग अलग किस्म की समस्याएं सामने आई, उनका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप कुछ लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे, जो कि आप लोगों ने भी उन समस्याओं से डील किया। पहली चीज़ जो है परिवार के बारे में मैंने बताया कि परिवार में हमारी भूमिका क्या हो जाती है। परिवार में मैं कहूँ कि आपकी भूमिका तीसरी पीढ़ी के प्रति होती है। आपकी जो डायरेक्ट आपके बेटे बेटी है या दूसरी पीढ़ी आपकी है, उनको सिर्फ एडवाइज़र के रोल में आ जाइए, उनके काम में नुक्ताचीनी मत करिए। अपनी जो तीसरी पीढ़ी है, यानी आपके जो पोते पोतियां हैं, उनकी जिम्मेवारी संभालिए। उनको सही दिशा में ले जाना, उनको सही रास्ते पे ले जाना, उनको मदद करना, चाहे वो स्कूल में ले जाना है, स्कूल से वापस लाना है, होमवर्क में मदद करना है, या उस बच्चे को समय पास करने के लिए अपने पास बिठाना है, वो आपकी परिवार में भूमिका आ जाती है। और इस तरीके से आप एक नए समाज की रचना कर रहे होते हैं। आप अपने परिवार को तो सहारा देते ही हैं, अपने बेटे बेटियों को तो सहारा देते ही हैं कि आप उनके बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप समाज को भी आगे बढ़ाते हैं। सामाजिक जिम्मेवारी भी हमारी आ जाती है। अभी बता रहे थे, ईश्वर दत्त जी भी बता रहे थे और शमशेर सिंह जी भी बता रहे थे, मुझे हरे नारायण जी भी बता रहे थे कि हम जब भी कोई किसी के यहाँ गमी खुशी होती है, हम संस्था के लोग जाते हैं, आपस में जाते हैं, मिलते हैं, अच्छा लगता है। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार के संगठन में जहाँ भी आपके साथ संपर्क है, विशेष रूप से मैं इस पुलिस फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ, कहीं अगर मौका मिलता है किसी की खुशी में गमी में शामिल होने का, तो कोई हर्ज नहीं है। गिले शिकवे थे वो 60 साल से पहले समाप्त हो गए। जब आप गृहस्थ थे तब गिले शिकवे रहे होंगे, अब तो आप वानप्रस्थी हैं, सब एक पालकी में सवार हैं सब। तो सामाजिक जिम्मेवारी आप अपनी इस तरीके से निभा सकते हैं। और दूसरी सामाजिक जिम्मेवारी जो मैं आह्वान करना चाहूँगा सभी का, वो यही है कि नशे की तरफ हमारा समाज बढ़ रहा है। मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, बच्चों के साथ बातचीत करता हूँ, जेल के अधिकारियों से भी बातचीत करता हूँ, और ट्रेनिंग में कुछ पुलिस के अधिकारी भी आते हैं, उनसे भी बातचीत करता हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने एक यूनिवर्सिटी में बच्चों से पूछा कि यूनिवर्सिटी के जो बच्चे ग्रेजुएट होकर जाते हैं, उनमें से कितने नशे के जानकार होते हैं, कितने नशे का यूज़ या अब्यूज़ करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, आप तो पुलिस में रहे हो, मैं भी पुलिस में रहा हूँ, मुझे भी इसका आभास नहीं था। उन बच्चों ने मुझे बताया कि जब 12वीं क्लास करके बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है तो 10-15% बच्चे ड्रग्स का यूज़ या अब्यूज़ करते हैं। ड्रग्स में शराब भी आ जाती है, अफीम भी आ जाती है, चरस भी आ जाती है, और तरह तरह के नशे आ जाते हैं। मैंने उनको पूछा कि जब बच्चा ग्रेजुएट होकर निकलता है तब कितने बच्चे लगभग ड्रग का यूज़ या अब्यूज़ करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, उन्होंने मुझे बताया कि 40 से 50% बच्चे नशे का सेवन करना शुरू कर देते हैं। मैं जेल के अधिकारियों से बातचीत करता हूं, जब उनकी ट्रेनिंग सेशन लेता हूं। मैं खुद जेल में 5 साल तक बतौर डीजी, आईजी और एडीजी के रूप में काम किया है। जब मैं पता करता हूं कि कितने जेल के अंदर जो कैदी हैं कितना नशा करते हैं या कितने ड्रग के अब्यूज़ करते हैं, जबकि वहाँ तो सारी चीज़ प्रतिबंधित है, वहाँ तो हवा भी पर नहीं मार सकती जेल के अंदर बिना जेलर से पूछे हुए। तो आपको ताज्जुब होगा, पंजाब में 50 से 60%, हरियाणा में 25 से 30% और हिमाचल में 10 से 15% कैदी ड्रग अब्यूज़ करते हैं। मैं आपको क्यों ये आभास दिला रहा हूँ? आभास इसलिए दिला रहा हूँ कि ये हमारे समाज के अधोपतन की गाथा है और उसको रोकना हमारा फ़र्ज़ है। अब हमारी प्रति, हमारे परिवार के प्रति लगभग समाप्त हो चुकी है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी शुरू है। क्या हम इस मुहिम में योगदान दे सकते हैं?
क्या हम इस समाज का कल्याण इस तरीके से कर सकते हैं? आप सभी पुलिस अधिकारी हैं और मैं ये कहा करता हूं कि एक पुलिस अधिकारी हमेशा पुलिस अधिकारी रहता है। वंस ए पुलिसमैन ऑलवेज ए पुलिसमैन। हमें पता होता है कि हमारे आस पड़ोस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी नज़र ही ऐसी है कि हम उसको देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या हम इसमें मदद कर सकते हैं? क्या हम उसमें पुलिस की मदद कर सकते हैं अगर कोई इस किस्म की हमारे आस पड़ोस में घटना हो रखी है? मैं ये नहीं कहता कि आप किसी के खिलाफ गवाह बनिए, लेकिन हम एक अच्छे नागरिक की तरह पुलिस को सूचना दे सकते हैं, अच्छे नागरिक की तरह किसी जिम्मेवार अधिकारी को बता सकते हैं। और अगर हम अपनी एक सिंपल ये जिम्मेवारी भी निभा पाए तो हम बहुत बड़ा हित इस समाज का करेंगे। बहुत सारी समस्याएं समाज में और भी हैं। मैं एक दूसरी समस्या का सिर्फ और जिक्र करना चाहूँगा, वो है समाज में बढ़ते हुए तलाक और टूटते हुए परिवार। आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, 15, 20, 25% तक शादियों में आजकल विघटन होना शुरू हो गया है, समाप्त होनी शुरू हो गई है और ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तरह तरह से इसके परिणाम समाज को भुगतने पड़ सकते हैं। आप उस भूमिका में हैं जब आप अपनी स्थिति का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपने परिवार में, पड़ोस में, समाज में एक परिवार को भी टूटने से बचा लिया तो मैं समझूंगा कि हमारा गृहस्थ आश्रम के बाद जो हमारा समय शुरू हुआ है उसमें हमने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो इन दो चीज़ों की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और चाहूँगा कि आप अपना इस तरफ ध्यान लगे। समाज से हमने बहुत कुछ पाया है। हम जो भी कुछ हैं अपने समाज की बदौलत है, अपने देश की बदौलत है। अब समय आ गया है कि हम उस समाज की बेहतरी के लिए अपना समय दें, अपना ज्ञान जो हमने अर्जित किया है वो दें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। एक दूसरी चीज़ हो जाती है कि हम सारी ज़िंदगी अपने बच्चे, अपने परिवार का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस उम्र में आके सारा समाज हमारा परिवार बन जाता है। उस सोच से अगर हम चलेंगे तो हम खुद भी सुखी रहेंगे, अपने मन को भी संतोष आपको होगा और अब समाज की भी इच्छा, समाज को भी एक अलग रास्ते पे ले जाएंगे। एक छोटी सी बात का मैं और जिक्र आपके सामने करना चाहूँगा, और वो है जो सर्विंग पुलिस ऑफिसर है उनके साथ हमारा किस किस्म का संबंध होना चाहिए, किस किस्म का व्यवहार होना चाहिए, किस किस्म से हमें उनके साथ में पेश आना चाहिए, क्या हमें उनसे उम्मीद रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप रिटायर होकर अपने घर आते हो तो वो एक तरीके से उसी तरीके का माहौल होता है जिस तरीके से एक बेटी अपने बाप के घर से विदा होकर जाती है। और जब बेटी बाप के घर से विदा होकर जाती है तो आप मेरे से बेहतर समझते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, वो एक अनाज के भरे हुए कटोरे को पैर से पीछे ढकेल देती है। इसका मतलब है कि मैं तो जा रही हूँ, मेरा ये परिवार अन्न से, धन से, धान्य से भरपूर रहे। और जब वो अगले घर में जाती है तो उसके सामने फिर एक अनाज का भरा हुआ कटोरा रखा जाता है और वो फिर उसमें ठोकर मार के उस अनाज को उस घर के अंदर उड़ेल देती है। आप जिस पुलिस के समाज को छोड़ के आए वो आपका पीहर था, आपके साथ उसका हमेशा संबंध बना रहेगा, आपके साथ आप उसकी बेहतरी के बारे में हमेशा सोचते रहोगे, लेकिन उससे उम्मीद अगर रखोगे तो फिर संबंधों में खटास आएगी। बेटी का पीहर के साथ में संबंध तभी तक अच्छा रहता है जब तक वो पीहर से कोई अपेक्षा ना रखे। उसका सरोकार अपनी ससुराल से हो तो आपका सरोकार अपनी आगे की ज़िंदगी से हो, समाज की ज़िंदगी से हो। अगर आप पीछे से सरोकार रखोगे तो आप दोनों तरफ से जाओगे, आप पीहर को भी बिगाड़ लोगे, आप ससुराल को भी बिगाड़ लोगे। तो एक पुलिस डिपार्टमेंट, सर्विंग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमारा वही संबंध होना चाहिए जो एक बेटी का अपने पीहर से होता है। और वो संबंध क्या होता है? वो संबंध श्रद्धा और सम्मान का होता है। पीहर से कोई आदमी भी जाता है तो बेटी को नेक देता है, 5 रुपये 10 रुपये हैसियत के मुताबिक देता है। डीएसपी साहब बैठे हैं, नेक से मतलब सम्मान से है। तो ये रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी सारे ये उम्मीद रखते हैं कि अगर कभी आमना सामना हो जाए, वैसे तो होना नहीं चाहिए आइडियल स्थिति में, लेकिन हो जाए तो कम से कम
मान सम्मान जरूर मिले। आप और भी कौन है कि उनकी बात सुन ले, अगर वो कोई मजबूरी में आता है, कोई किसी मजबूर, वैसे तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जाता है तो मान और सम्मान मिले। पुलिस महकमे की कभी भी क्रिटिसिज्म ना करें, वो आपका पीयर है। अपने ससुराल में अगर आपने देखा होगा, लड़की कभी भी अपने माँ बाप की बुराई नहीं करती। पीहर चाहे उसका कितना भी खराब हो, लेकिन वो कभी उसकी बुराई नहीं करती, उसकी हमेशा बड़ाई करती है। और अगर उसकी कोई बुराई करता भी है तो मारने मरने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए कभी अपने महकमे की क्रिटिसिज्म ना करें, अननेसेसरी बुराई ना करें। हाँ, अगर कोई सर्विंग पुलिस ऑफिसर आपके पास गाइडेंस के लिए आता है, मदद के लिए आता है, तो उसकी गाइडेंस करें अपनी श्रद्धा के मुताबिक, अपनी क्षमता के मुताबिक। और उनको कोई नॉलेज अगर आपके पास है वो देने में कभी भी ना हिचकें। जो पुलिस के दफ्तर हैं उनके चक्कर कभी ना काटें। आपको अगर अपना आत्मसम्मान बरकरार रखना है तो थाने, चौकी, एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, जहाँ कभी आप गए रहे होगे, मत जाएं वहाँ। अगर जाओगे आप अपना आत्मसम्मान गिरवी रखोगे, मत जाइए। नो सिफारिश, किसी की सिफारिश में नहीं जाओगे। अगर किसी का काम है, इतना तो महज हो सकता है कि आप सूचित कर दें पुलिस को कि भाई ये है, लेकिन सिफारिश नहीं। हाँ, अगर आपका व्यक्तिगत कोई मामला आ गया है तब तो आदमी अपनी पैरवी करता ही है, लेकिन किसी के बिहाफ पे सिफारिश नहीं। ये मैं आपको वही रिश्ता बता रहा हूँ जो रिश्ता दुल्हन का या बेटी का पीहर से होता है और ससुराल से होता है। अगर आपको वो याद रहेगा तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। सर्विंग पुलिस ऑफिसर आपको इज्जत से मिलेंगे, आपका सम्मान करेंगे। और अगर आप बीच बीच में उनके दफ्तरों में जाके उनकी नुक्ताचीनी करते रहोगे या किसी की सिफारिश में जाते रहोगे तो पुलिस वाला आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा कि इसका तो रोज यही काम है। तो ये संबंध आपका अपने महकमे के साथ होना चाहिए जिस महकमे को आप छोड़ के आए। एक चीज सामाजिक व्यवस्था के रूप में मैं और आपको बताना चाहूंगा। जब द्रोणाचार्य पांडवों को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे तो उनकी शिक्षा दीक्षा जब पूरी हो गई तो उनको भीष्म रथ लेके वापस लिवाना। ये चीज़ सर्विंग पुलिस अधिकारियों पे भी लागू होती है, सर्विंग अधिकारियों पे भी लागू होती है और परिवार में भी लागू होती है। आपने देखा होगा परिवार में हर एक आदमी का व्यक्तित्व अलग होता है। कोई बच्चा ज़्यादा बोलता है, कोई बच्चा जिद्दी होता है, कोई बच्चा बिल्कुल शांत होता है, चुपचाप रहता है, बताता नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा, और अंग्रेजी में मैं अगर इसको कहूँ, हियर द अनहर्ड, उसकी सुनो जो आपको सुनाने की कुव्वत नहीं रखता है। समाज और परिवार में आपका ध्यान उन्हीं की तरफ जाना चाहिए जो अपनी बात कहने की स्थिति में नहीं है। अगर आप उसकी बात सुनोगे, उसके मन की बात को समझोगे और अपने व्यवहार को उसके अनुरूप ढालोगे तो आप खुश रहोगे जिंदगी में, अपने कर्तव्य को पूरा करोगे, समाज के प्रति भी, परिवार के प्रति भी। और उससे आपकी आत्मा को जितना सुख मिलेगा आप करके देखिए। वैसे आप लोगों में से बहुत सारे करते भी होंगे, क्योंकि मैं पुलिस वाले को मनीषी समझता हूँ, मुनि समझता हूँ। कर्म से पुलिस वाला मुनि होता है, दूसरों के लिए ही सारा कुछ अपना जीवन जीता रहता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को इस चीज़ का एहसास भी होगा। तो हियर द अनहर्ड, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचने का यही एक मूल मंत्र है। बहुत सारी बातें हो सकती है, गर्मी का मौसम है, मैं कुछ बातें और कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। इस जीवन में अगर आप में जीने की ललक है, जिसको जिजीविषा कहते हैं हिंदी में, अगर आप में विश्वास है तो आप अपने परिवार का भी उत्थान कर सकते हो, समाज का भी उत्थान कर सकते हो। जैसा मैंने कहा, अगर आपको निराशा घेर रही है, हताशा घेर रही है, तो फिर आपका हराश होना शुरू हो जाता है। आप व्यक्ति के जीवन में हरास आप करते रहते हो, उस स्थिति में आप ना परिवार का भला कर सकते, ना समाज का भला कर सकते। तो उस हताशा और निराशा को दूर करने का माध्यम क्या है?
किस तरीके से हम अपने आचरण को ढालें कि हम उस हताशा और निराशा से दूर रहें। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण ईश्वर दत्त जी ने और उनके साथियों ने दिया है कि इस प्रकार से मिलते रहें, पड़ोसियों से मिलते रहें, रिश्तेदारों से मिलते रहें, अपने पुराने साथियों से मिलते रहें, और भी ना और कहीं कोई ऐसा पार्क वगैरह हो जिसमें बुजुर्ग लोग आके बैठते हो, वहाँ उनसे मिलते रहें। सुख दुख के साथी बने और मिलते रहें। सेहत से बड़ी नियामत कुछ भी नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, और सेहत में आपका भोजन क्या हो, आपकी दिनचर्या क्या हो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उस प्रक्रिया में मेरा यही मूल मंत्र है जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। 2 समय सैर, सुबह और शाम, 1 घंटे की, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। दोनों समय स्नान, सुबह भी स्नान, शाम को घूम के आने के बाद भी स्नान। दोनों समय ध्यान। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी जाते हैं, दोनों सुबह शाम आधा घंटा लगाएं, अपनी समय के मुताबिक पौना घंटा लगाएं तो अच्छा लगता है। पढ़ना दोनों समय, चाहे अखबार पढ़ें, चाहे कोई नावल पढ़ें, चाहे कोई धार्मिक किताब पढ़ें, दोनों समय, चाहे 15 मिनट के लिए पढ़ें, चाहे 20 मिनट के लिए पढ़ें, दोनों समय पढ़ें। मिलना 2 से, 2 लोगों से, नए लोगों से मिलना। उन 2 लोगों में आपका मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, आपका पुराना साथी हो सकता है, कोई और अजनबी भी हो सकता है। आपका पार्क में जा रहे हो, आप वहाँ मिल रहे हो। सोना 2 बार, रात को और दोपहर में 2 बार जरूर सोना, क्योंकि सुबह अगर आप 5-6 बजे उठ जाओगे तो 12-1 बजे तक आपकी शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाती है। 2 बार दिन में अवश्य सोएं। खाना 2 बार। जब आप जवान होते हैं हम 3 दफ़े भी खा लेते हैं, 4 दफ़े भी खा लेते हैं, लेकिन जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं तो खाना सिर्फ 2 बार। सुबह खा लिया, दोपहर में हल्का कोई चीज़ ले ली, शाम को हल्का खा लिया। और मदद हर बार, ये 2 बार नहीं, मदद हर बार। जब भी कोई आपके पास ऐसा आदमी आए जिसकी आप मदद कर सकते हो, आपके बस में कोई चीज़ है, आप किसी को कह सकते हो, किसी का कोई दुख दूर कर सकते हो, किसी की मदद करने की स्थिति में मदद हर बार। और लिखना कभी कभार। आप में से बहुतों के पास लिखने की ताकत है, कई पुलिस वाले बहुत अच्छा लिखते हैं। अच्छा ना भी लिखें, लेकिन सबके पास कलम भी होता है और सबके पास ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान भी है, आप लिख सकते हो। लिखो कभी कभार, कभी कभार मन में आता है लिख दो। लिखने से क्या होता है, मन हल्का होता है और आपको लगता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये कुछ जीवन के मंत्र हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। पर निंदा, दूसरे की निंदा करना भूल जाओ, चाहे वो आपका परिवार का आदमी है, साथी है। पर निंदा कभी नहीं, कभी भी नहीं किसी के बारे में बुरा शब्द बोलना। आपको पता है ये बुरा आदमी है, गलत आदमी है, लेकिन अपने मुंह से नहीं बोलना। पर निंदा से दूर रहें। चुगली आदत होती है, चुगली कई लोगों का समय पास करने का बहुत बढ़िया साधन होता है। कोई किसी के बेटे के को डिस्कस करता है, किसी की बेटी को डिस्कस करता है, किसी की बहू को डिस्कस करता है। इवन परिवार में भी हमारी माताओं बहनों को ये आदत होती है कि वो किसी तीसरे के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देती हैं। चुगली नहीं। आपका साथी, जीवन साथी, कई दफ़े अगर वो भी किसी की चुगली करने की कोशिश करता है या उसके बारे में बुरा करने की कोशिश करता है, उसको भी समझाएं कि वो समय चला गया, निकल गया, अब हमारा समय किसी की चुगली करने का नहीं है। बदले से बचें। हमारे अंदर इंसान जो है वो एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने सोचने समझने की शक्ति दी है, और जब सोचने समझने की शक्ति आदमी में आती है तो बदले की भावना कई दफ़े स्वतः ही जागृत हो जाती है। बदले की भावना नहीं। किसी ने कोई गलत कर दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो। जब तक आप जवान थे, पुरुषार्थ जिंदा था, तब तक ठीक है, आपने बदला लिया होगा, लेना भी चाहिए। कई लोगों की ये चीज़ होती है, पुरुषत्व उसी को कहते हैं। लेकिन नहीं, अब आप पुरुषत्व के नज़दीक नहीं है, अब आप देवत्व के नज़दीक हैं। अब आप देव के नज़दीक जा रहे हो, ईश्वर के नज़दीक जा रहे हो। उसमें बदले की भावना का कोई स्थान नहीं है। ईर्ष्या से बचें। किसी की उन्नति से ईर्ष्या करना, किसी की प्रगति से ईर्ष्या करना, किसी के बच्चे से ईर्ष्या करना नहीं। आप समाज के हैं,
और जो आपके सामने अच्छा कर रहा है वो समाज की धरोहर है। ईर्ष्या नहीं और घरेलू हस्तक्षेप से बचना। बेटे, बेटी, बहू, इनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना। जो वो कर रहे हैं उनका अपना जीवन है। जब आप अपने जीवन में थे तब आपने किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं किया। मेरे पास कई लोग सिफारिश के लिए आ जाते हैं। पहले जब मैं डीजी था तब भी आते थे, अब भी आते थे, तो मैं ये कह के मना कर देता था। मैंने कहा जब मैं एसपी था मैंने एसएचओ किसी की सिफारिश से नहीं लगा, अपनी मर्जी से लगा, जिसको मैं समझता था ये काबिल है। तो मैं अब किसी एसपी को ये नहीं कह सकता नैतिकता के आधार पे कि भाई तू इसको एसएचओ लगा दे या इसको ना लगा दे। तो हस्तक्षेप, घरेलू हस्तक्षेप से बचें। आपका काम अब हस्तक्षेप करना नहीं है। जो जिंदगी है वो आपके बेटे बेटियों बहुओं की जिंदगी है। हाँ, पोते पोतियों में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि उनको सही रास्ता दिखाएं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। व्यक्तिगत आचरण के बारे में, जो आपका पैसा है, धन है, दौलत है, कुछ और प्रक्रिया हैं, मैं 2 मिनट में उनका और थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करना चाहूँगा। आर्थिक, आपको पेंशन मिलती है, उस पे आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। वो आपकी है, आपके बाद आपके जीवन साथी की है। उस पे किसी को अधिकार ना दें। बेटा, बेटी, बहू, उनको कहो अपना कमाइए। हाँ, पोते के कल्याण के लिए खर्च करनी हो कर दीजिए। पोते को किताब दिलवानी है, पोते के लिए कोई और बढ़िया कोई चीज़ दिलवानी है ताकि उसकी उन्नति हो सके, प्रगति हो सके, उस पर खर्च कर सकते हो, लेकिन पेंशन पे आपका नियंत्रण हो। जो आपकी जमा जोखो है, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना आपको फंड्स मिले हैं, उस पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए, कब आप बीमार हो जाएं, मोहताज हो जाएं। आपको नहीं पता कब आप चले जाएं, आपका जीवन साथी अकेला रह गया, उसको पता नहीं किस किस प्रकार की आवश्यकता हो। जब तक आप जीवित हैं तब तक उस पर आपका कंट्रोल हो। उसके बाद वो आपकी संतति का ही है, आपके परिवार का ही है। लेकिन जब तक वो आपके पास है, अपनी तीसरी पीढ़ी पे तो उसको खर्च कर दो, लेकिन दूसरी पीढ़ी पे नहीं। उसको, दूसरी पीढ़ी को पंगु मत बनाएं। उसको, अपने परिवार को अपने तरीके से चलाने दें, उसको सक्षम बनाएं। साथी पर ध्यान दो। जब हम पुलिस में होते हैं अपने जीवन साथी को भूल जाते हैं, समय नहीं मिलता है। ये समय है जब आप अपने उन सभी गलतियों का प्रायश्चित कर सकते हो, बता सकते हो उसको कि अब मैं तुम्हारे लिए हूँ, अब मेरा पूरा समय तुम्हारे लिए है। और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप उसको जब सुबह शाम सैर पे जाते हो तो उसको अपने साथ ले जाओ। हर एक आदमी में एक कोटा होता है बातचीत करने का, चुगली करने का, निंदा करने का एक कोटा होता है। बात डिस्कस करनी हो, कोई और चीज़ डिस्कस करनी हो, वो समय होता है जब आप डिस्कस कर सकते हो। तो अपने साथी को साथ जरूर लेके जाएं। उसको लगे कि अब ये मेरा ख्याल रख रहा है, अब ये मुझे साथ ले जा रहा है, और उसमें आपको देखोगे आपके बहुत अच्छा अनुभव होता है। बच्चों के काम में हस्तक्षेप ना करें, जो मैंने बताया। हाँ, पोतों को रास्ता जरूर दिखाएं। संपत्तियां समेटो। ये समय बिखराव का नहीं है कि यहाँ खरीद ली, वहाँ खरीद ली, यहाँ बेच ली, वहाँ खरीद ली। ये समय वो नहीं है। संपत्तियों को समेटना शुरू करो, उनको अपनी लिमिट में रखो ताकि आप उनको समय से कंट्रोल कर सकें। बंटवारा करो। अगर बेटे बेटियां हैं उनमें बंटवारा करना है। हर किसी के यहाँ बंटवारा होता है, होता आया, होता होगा, सबका होगा। बंटवारा करो, लेकिन उसमें अपना हिस्सा जरूर रखो। वो आपका अपना हिस्सा है, आपके बाद वो जिसको मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन उसमें अपना हिस्सा जरूर रखो। ये कुछ बातें थी व्यवहारिकता की जो मैंने सोचा आपके साथ में डिस्कस करूँगा। बातचीत बहुत लंबी कर सकता हूँ, बहुत बातें कर सकता हूँ मैं। और भी जो बता रहे थे अभी कि मैं कई जगह जाता हूँ, मैं इसी प्रकार की बातें ज़्यादातर करता हूँ।